औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आज की इस अजीम शान मीटिंग के सदर आली जनाब खलील भाई बेकरी वाले, ताहिर भाई रॉकेल वाले, शकील भाई केसेट वाला, इस्माइल हकर साहब, अब्दुल अहद साहब, रहीम रुस्तम चाचा, हाजी सिद्दीक साहब, हैदर चाचा, हामिद हुसैन साहब, घरों में बैठी मेरी इज्जत महाब, मेरी माँ और बहनें, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज की ये मीटिंग आने वाले 20 नवंबर के दिन असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके पेश नजर ये मीटिंग ली जा रही है। आज पूरे शहर में असेंबली इलेक्शन अपने शबाब पर है और जैसे जैसे हक राय दही का दिन करीब आ रहा है, उस तरीके से माहौल साफ होते जा रहा है। और आज मैं ये बात बबांगे दोहर कहूंगा कि शहर के अंदर मुकाबला सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच में है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और दूसरे जो अभी नवी नवेली पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आए हैं, जो कल के पैदाइशी कांग्रेसी थे, बाद में शरद पवार की तुतारी हुई, फिर अजीत दादा की घड़ी हुई और आज उन्होंने उनकी कोई पार्टी लाए है इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। ये नाम बार बार बोलने के लिए मैंने अपनी पेन से ये नाम ली हुई है। ये पार्टी इन्होंने पिछले 20-25 दिन पहले बनाई और ये लेकर आज ये आपके बीच में उम्मीदवारी करने आए। पुराने शिकारी नया जाल लेकर आपके पास आए। दोस्तों, हर चीज के अंदर एक मकसद होता है। हर चीज, हर बात, हर नाम का एक मकसद होता है। जैसे मैं ये बात कहूंगा कि अगर हमारे घर में कोई बच्चे की पैदाइश हो तो हम उसका नाम रखने से पहले 10 दफे सोचते हैं कि हम उसका नाम क्या रख रहे हैं, उसके नाम का उस बच्चे पे क्या असरात होगा, उस नाम के उस बच्चे के ऊपर क्या तासीर आएगी। हम 10 दफे मौलाना से, उफाद किराम से, हमारे मस्जिद के इमामों से, उलमाए किराम से उसका मशवरा करते हैं और फिर जाकर वो कोई अच्छा नाम रखते हैं जो बच्चों की जिंदगी पे अच्छा असर पड़ सके। मसलन मेरे छोटे बेटे का नाम है साइम। साइम के मायनी है रोजदार। जब वो पैदा हुआ, मेरे वालिदे मोहतरम, वो रमजान महीना था, छठे रोजे के दिन वो उसकी पैदाइश अमल में थी। उस वक्त मेरे वालिद साहब ने रमजान महीने की फजीलत को देखते हुए मेरे बच्चे का नाम साइम रख दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे ने खाना छोड़ने लगा। बहुत परेशान हुए, ये डॉक्टर को बताओ, वो डॉक्टर को बता के भाई ये खाना क्यों नहीं खाता। बहुत सारी बातें जहन में आने के बाद अचानक एक दिन अब्दुल मालिक भाई के जहन में आया कि भाई बच्चे का नाम साइम है और साइम के मायनी है रोजदार, तो कहीं ये उसके नाम की उसके ऊपर असर हो रहा, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा। तुरंत अर्जेंट में उसके नाम के आगे मोहम्मद साइम लगा दिया। देखो, मैं जो बात बोल रहा हूं ना, इसको सोचने की और समझने की बात है। अगर आप अपने जहन को खुला रखकर मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आपको बहुत आसानी समझ में आएगी। आज इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र लेकर एक नई पार्टी आपके बीच में आई। आज इसके मुकामी लीडर जो अपनी खुद की बनाई हुई पार्टी के कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार यानी कोई उनके पद के कोई ओहदे पे वो है ही नहीं, बस पार्टी बना ली और उसके उम्मीदवार हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम लाया और पार्टी लॉन्च करने के साथ में एक नारा दिया, एक विजन, विजन 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 यानी मकसद।
जब वो विजन और मकसद की बात कर रहे हैं तो मेरा उनसे एक सवाल है। देखिए, वो हमेशा पूरे शहर से सवाल पूछ रहे कि मेरा सवाल है, मेरा सवाल है। ये बहुत सवाल पूछ रहे थे, अल्लाह पाक ने उनको घुमा फिरा के अब जवाब देने पे मोहताज कर दिया। ये घूम फिर के हमारे जवाबी जैसे हमारे सवालों का वो जो सवाल पूछ रहे थे अब वो खुद जवाब देने पे मोहताज हो। तो मेरा उनसे सवाल है, ये जो बहुत सवाल पूछते ना, उनसे मेरा भी एक सवाल है कि जनाबे वाली, आपने अपनी पार्टी का नाम रखा, उसका कोई विजन है क्या? उसका कोई मकसद है क्या? उसके नाम का कोई मकसद है क्या? जिस दिन खान साहब, तारीख क्या थी जो दिन उन्होंने पार्टी लॉन्च किए थे? ये मास्टर स्ट्रोक जो आया था, शायद अब याद आ जाए आपको, 4 नवंबर नहीं 4 अक्टूबर नहीं 20 जो भी डेट रही होगी उनकी XYZ, उस डेट को जब इन्होंने ये पार्टी का अनाउंसमेंट किया उनकी पार्टी का, तो मालेगांव के अंदर इंटरनेट पर गूगल पे ये नाम के मायने सर्च करने का रिकॉर्ड बना कि ये पार्टी के नाम क्या है, इसका मायने क्या है, इसका पार्टी का विजन क्या है, इसका नाम का मकसद क्या है। दोस्तों, पूरे शहर ने जब इस नाम का सर्च किया तो इसका कोई मायने ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। मैंने जब मेरे बच्चे की नाम की कहानी आपको सुनाया तो मेरा ये इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट ऑफ असेंबली ऑफ महाराष्ट्र का मतलब भी आप समझ लोगे ये बताने का मेरा मकसद क्या था। अरे, जिस पार्टी का नाम में कोई वजन ही ना हो, जिस पार्टी का कोई अपना मकसद ही ना हो, जिसका अपना कोई नजरिया ही नहीं हो, वो आपकी क्या तर्जुमानी करेगा और आपके क्या मसाइल की तर्जुमानी करेगा। दोस्तों, ये पार्टी, ये भाड़े की रिश्ते है, ये भाड़े की रिश्ते है, वक्ती तौर पर भाड़े से दी गई हुई रिश्ते है। ये मेरा इल्जाम नहीं है, मैं आप लोगों को मेरी बात के जरिए आप समझाना चाहता हूं। जब इनको कांग्रेस इनके घर पर चढ़कर आकर टिकट दे रही थी, ये जो तुतारी वाली शरद पवार की पार्टी में थे, ये तुतारी वाली पार्टी में जो शरद पवार की थे, इनका पैक्ट हुआ और इससे इनको टिकट मिल सकता था, कांग्रेस से इनको टिकट मिल सकता था। इनको शरद पवार ने अपने पास बुलाकर बैठाया कि तुमको पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे सिंबल पे आपको टिकट नहीं मिलेगा तो मैं आपको कांग्रेस से टिकट दिला के दूंगा। अरे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे माहौल बन चुका है कांग्रेस का, और मालेगांव शहर के अंदर 2 लाख कांग्रेस की उम्मीदवार को वोट मिली है। आप क्यों पार्टी छोड़ रहे? ठीक है, कांग्रेस की ये अपनी रिवायती सीट है, हम ये सीट आपको दिला कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने आनंद फानन पार्टी छोड़ दी। क्यों पार्टी छोड़ दी? ये ओरिजिनल में बीजेपी के एजेंट है। इन्होंने कोई मकसद नहीं है इनके नाम का पार्टी का, बस पार्टी बनाना है, कोई भी तरीके से हरा झंडा लाना है और ऐसा कोई नाम लाना है जिससे मुसलमानों के जज्बात मगलूब हो सके और शहर के अंदर एक मददी जज्बात का फायदा उठाया जाए और वोट हासिल की जाए। दोस्तों, इनका ये नाम जो शॉर्ट फॉर्म इन्होंने इस्लाम रखा था, ये इस्लाम रखने के इनके 2 मकसद। एक तो मैंने आपको बताया कि ये आपके जज्बात का फायदा उठाकर वोट हासिल करना चाहते थे, और जैसे कि ये बीजेपी के एजेंट है और ये नाम, ये बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में इस पार्टी का नाम ले लेकर बोलती थी कि देखो इस्लाम की एक पार्टी आ गई, इस्लाम की एक पार्टी आ गई, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में न महायुति न महाअघाड़ी को हुकूमत मिलने वाली है, वो इसका फायदा उठाकर अपनी मुनाफिकत उसकी सियासत करके अपनी हुकूमत में आना चाहते हैं। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अंदर 288 एमएलए है, 288 हल्के असेंबली है। अजीत दादा पवार ने पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं सोलार के लिए बजट नहीं दिया। अरे, ये वो बीजेपी ने सोलार का बजट दी जो मुसलमानों के आंख पोंछ कर देगी, जो मुसलमानों के खान पान रहन सहन
हर चीज पर नजर गड़ा के रखेगी। वो मस्जिद को 5 करोड़ रुपया सोलार का बजट देगी। ये खुश होने का मौका नहीं है, ये लम्हे फिक्रिया है, ये सोचने का मौका है कि बीजेपी जो 5 पैसे तुमको नहीं दे सकती, वो तुम्हारी मस्जिदों पे सोलार लगाने के लिए 5 करोड़ क्यों देंगी। ये बीजेपी की एक साजिश है कि मालेगांव में आसिफ शेख रशीद किस तरीके से चुनकर आए और उनके चुन के आने के लिए राय हमवार करने के लिए उनको स्पेशल बुलाकर बजट दिया जा रहा है। अजीत दादा की अपनी पार्टी से, अपने टिकट से, उनके अपने सिंबल घड़ी निशान से कई मुस्लिम उम्मीदवार और एमएलए इलेक्शन लड़ रहे। अजीत दादा ने उनको नहीं दिए, इनको क्यों देंगे 5 करोड़। ये पूरा अकलियतों का शहर है, यहां टोटल 95% मुसलमान वोटे हैं, इसलिए यहां पर सोलार का लॉलीपॉप दिया गया। दोस्तों, मस्जिद जो है ये तकवा का मुकाम होता है और जहां फतवा आता है वहां से तकवा चला जाता है। आज ठीक है, बड़े बड़े उलमाए किराम ने बड़ी कराइयत के साथ, बड़ी मजबूरी के साथ फतवा दिया कि हाँ ठीक है हम लगा सकते हैं। आज हमारी सब में बड़ी, आज दुनिया के अंदर कोई जगह बाकी है रूहानियत की जहां हम हमारे ईमान को जिंदा कर सकते, वो है जगह मस्जिद। मस्जिद में अगर कोई चीज खलत मलत होती है तो आज तुम्हारे ईमान की रूहानियत में कितना असर रहेगा, ये आज हमारे लिए सोचने का लम्हा फिक्री है। आज मालेगांव का मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना तो भी गैरतमंद है कि जब वो हजारों और लाखों रुपये बिजली का बिल भर सकता, तो ये हुकूमत की 5 करोड़ रुपए की इमदाद से सोलार क्यों लगाएगा। खैर, सबके अपनी अपने वो मसाइल है, सबकी अपनी अपनी बातें। आज सोलार लग चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में तो नहीं कहीं लगा, ये मालेगांव में ही क्यों लगा। हो सकता है आसिफ शेख रशीद साहब के पास कोई सुरखात के पर लगे होंगे जो इनको सोलार का इन्होंने लड्डू दे दिए। आज असेंबली इलेक्शन के अंदर महायुति का जब गठबंधन हुआ तो यह सीट हमेशा से बीजेपी के लिए जाती थी। यहां से बीजेपी का उम्मीदवार दिया जाता था, भले वो 4000 5000 ही वोट क्यों ना ले, लेकिन ये सीट बीजेपी की रहती थी। लेकिन अब जब गठबंधन बना, जहां पर कांग्रेस ने अपनी रिवायती सीट नहीं छोड़ी, समाजवादी से उन्होंने पैक्ट तोड़ना पसंद कर लिया लेकिन अपनी सीट नहीं छोड़ी, वहीं बीजेपी ने ये सीट अजीत दादा गढ़ के राष्ट्रवादी को दी, अजीत दादा की राष्ट्रवादी को दे दी। अजीत दादा के पास यहाँ के मुकामी लोग थे, उम्मीदवारी करने वाले लोग थे। इसराइल इस्सू साहब, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, इसराइल इस्सू साहब अजीत दादा पवार साहब से जाकर मिले, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं आपकी पार्टी से यहां पर उम्मीदवारी करने का ख्वाहिशमंद हूं। हर कोई लीडर यह चाहता कि भले मुझे वहां पर मेरा उम्मीदवार चुनकर नहीं आ सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर मेरी पार्टी की पोजीशन मजबूत रहे, कुछ ना कुछ वो वहां से वोट ले ले जो मैं बता सकूं। लेकिन अजीत दादा पवार ने इसराइल इस्सू साहब को साफ मना कर दिया और इस बजरिए ये आसिफ शेख रशीद के वास्ते ये सीट छोड़ दी गई। और सारी चीजों में अगर आप इस बात को तरतीब से गौर अगर करेंगे तो मेरा ये जो इल्जाम है, ये इल्जाम नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर सच साबित होगा। अगर आप अपने जहन को खोलकर मेरी बात सुनेंगे और सोचेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आप ये नतीजे पे पहुंचेंगे, ये नतीजे पे जरूर पहुंचेंगे कि मोहतरम कहीं ना कहीं परे पर्दा आज बीजेपी के एजेंडे। आज इनको अजीत दादा से इतनी मोहब्बत, अरे ये वही अजीत दादा है जो तौहीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तौहीन रिसालत के, जिसने यानी आपकी शान में गुस्ताखी की थी, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले यही अजीत दादा है। आज हमारा ईमान इतना कमजोर तो नहीं हुआ कि जो शख्स हमारे रसूल की शान में तौहीन कर रहा है हम ऐसे शख्स का साथ देंगे। दोस्तों,
बातें बहुत सारी इनके ताल्लुक से मैं आज आपको बता सकता हूं, जो रात भर भी अगर मैं बोल रहा हूं ना तो यहां पर वो बातें खत्म नहीं होंगी। बस आज आपको इस बात को ये सोचना है कि जो मैं बोल रहा हूं इसकी आपको तहकीक करना जरूरी है। देखिए, अगर कोई बात आप तक के आती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस चीज के ऊपर तहकीक करना जरूरी है। इलेक्शन कामकाज से हटकर कोई कामकाज की बात नहीं हो रही, बस अपने वाला है टूटने वाला प्यार आ गए। आज ये इलाके की जहां हम मीटिंग ले रहे हैं, ये गुरुवार वार्ड इलाके की उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है। यहां पर बहुत सारे बुजुर्ग यहां पर रहते हैं, वो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि कोई बताएंगा कि मैं 40 साल पहले इस्लामाबाद से जब सैलाब आया था, जब यहां से चलकर आया, कोई यहां से चलकर आया, वहां से चलकर आया, आज ये इलाके को बसने पूरे मुकम्मल 50 साल हो गए। दोस्तों, मैं इन इलाकों की मेरी मां बहनों से, चमन नगर की मेरी मां बहनों से, शब्बीर नगर की मेरी मां बहनों से, मेरे उन बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि बताइए इन 50 सालों के अंदर इस इलाके में कोई ऐसा भी कोई तामीरी काम हुआ है जिसका ये वास्ता देकर आपके बीच में आकर वोट मांग रहे हैं। आज इनको इख्तियार में रहे हुए 30 साल हो चुका है। इनको जब मैं ये बात बोलता हूं ना तो इनके बहुत कट पे जाके लगती, बहुत बुरा लगता है कि यार ये हमारा इख्तियार गिनाते। अरे आपके वालिदे मोहतरम 1994 से 1996 तक के सदर बल्दिया रहे, 1999 से लेकर 2009 तक के वो एमएलए रहे, उस बीच 2.5 साल आप भी मेयर रहे, उसके बाद 2014 से 2019 तक आप खुद एमएलए रहे, उसके बीच में 2017 से 22 तक आपके वालिद मरहूम भी मेयर रहे, और आखिर में आपकी वालिदा मोहतरमा भी मेयर रही। 2 दफे के आपके घर में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है आपके मरहूम खलील चाचा साहब, और आपकी वालिदा मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहब, ये भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। आज कारपोरेशन का कोई एक ऐसा होगा बता दो, एक औहदा ऐसा कोई बता दो जहां पे इनके घर का फर्द नहीं गया हो, चाहे वो मेयरशिप हो, डिप्टी मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, महिला बाल कल्याण चेयरमैन हो, प्रभाग समिति हो, हाउस लीडर हो, अपोजिशन लीडर हो, गठ नेता हो, कारपोरेशन का ऐसा कोई औहदा इनके पास नहीं रहा जहां पर ये नहीं रहे। 30 सालों के इस इख्तियार के दौर में कभी गुरुवार वार्ड को कोई तामीरी काम नहीं, कभी नहीं दिया, एक काम नहीं दिया। यहां आकर काम निकाल कर गए, यहां पर अपने टूटने की बात करके गए, लेकिन कभी कोई काम नहीं दिया। मेरे घरों में बैठे मेरे बुजुर्ग भी मेरी बात सुन रहे होंगे, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। इन इलाकों में अगर तामीरी काम हुए हैं तो यही 7 सालों के अंदर काम हुए। आप जिस रोड में बैठे हो, यहां से अमीनिया मस्जिद से अगर आप शुरू करेंगे तो पूरे वार्ड नंबर 18 के अंदर आरसीसी सीमेंट रोड ये मैंने बनवाया, और पूरे गांव के अंदर मैंने मिसाल कायम करी सीमेंट रोड की। आज पूरा शहर वार्ड नंबर 18 की मिसाल देता है कि जाकर देखो वहां पर काम, और वहां के जैसी सीमेंट रोड बनाओ। आज ये इलाके की जो पहले 10 साल पहले मिसाल दी जाती थी, आज वो मिसाल को हमने बदला और आज तामीर और तरक्की के नए घर बनाकर हमने मिसाल के तौर पर आज पेश किए। काम हमने किए, वोट का हक भी हमारा है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आएंगे, आपकी अपनी वोटों का सौदा लेकर आएंगे, कभी 200 रुपये लेकर आएंगे, कभी 500 रुपये लेकर आएंगे। दोस्तों, ये 5 साल पहले जब असेंबली इलेक्शन हुआ, 5 साल पहले 2019 में इलेक्शन हुआ, ये शिकस्त से 2-4 हो गए। मुझे बताओ 2019 से लेकर 2024 आए तक के 5 साल का अरसा गुजरा। इन 5 सालों के अरसे में लॉकडाउन का भी अरसा आया, कई त्योहार बाहर आए, कभी इनके खानवादे का कोई आपके बीच में आया? कहां थे ये 5 साल? कहां थे ये हाजी खालिद शेख रशीद साहब, आसिफ शेख रशीद साहब, एहसान शेख रमजान साहब, और वो इब्राहिम शेख जलील, वो अकरम शेख बशीर, ये बड़े बड़े नाम
नाम खानवादा शेख रशीद के चश्मो चिराग जो आज होंडा पर दंदनाते फिर रहे हैं, उनके आवारा अंटर पंटरों को लेकर और अपने अपने वाले बोलने का नारा लगा रहे हैं, ये 5 साल से कहां थे? 2019 से ये 24 साल तक के कहां थे? अरे इतना खामोश मत रहो, मेरी बात का जवाब दो। जब लॉकडाउन आया अपने को अपना नहीं पहचान रहा था, जब कहा थे? अरे यही माजिद हाजी का अल्लाह ने जितनी मेरी बिसात पर मुझे दिया, मैं हर वो घर पर दस्तक दिया। कोई घर मुझे बता नहीं सकता कि मैंने ये घर छोड़कर दिया, कि वो घर छोड़कर दिया, कि ये करा वहां नहीं करा। आपके हर सुख दुख में हम यहाँ रहे। अरे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इन इलाकों की तामीर के लिए मुझे 50 लाख रुपए का फंड दिया, 50 लाख रुपए का फंड दिए, और कभी पूछना भी नहीं आए कि तू कहां ये फंड डाला, कि मैं इफ्तिताह करने आऊंगा। उनसे लोगों ने बोले कि चलो वार्ड नंबर 18 के कामों का हम इफ्तिताह करेंगे। मुफ्ती साहब बोले वहां माजिद हाजी काफी है, उसको दे दिया, मुझे उसके वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, वो कोई नाम नमूद के लिए आपके बीच में नहीं है। मैं काम बताता हूँ ना, 50 लाख रुपए का काम कहां दिए उन्होंने। जाफर बिन अब्दुल अजीज मस्जिद से लगकर नांदेड़ी स्कूल तक के 20 लाख रुपए के बजट से उन्होंने काम दिया। ये जो रोड है, ये यहाँ पर मज्जू भैया के दूध की दुकान से लेकर सैलानी चौक तक के इन्होंने 8 लाख रुपए का मुफ्ती साहब ने मुझे बजट दिया। 30 लाख रुपए का बजट अमीनिया मस्जिद के पीछे वाली गली, डॉक्टर अफजाल के पीछे वाली गली, नवाब बेकरी के पीछे वाली गली, इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए का फंड दिया। हाजी कमल साइकिल वाले साहब के यहाँ शादी होने की वजह से वो काम हमने पेंडिंग कर दिए, उनके यहाँ शादी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। वो काम हम वही उनके हाथों से, हाजी कमरुद्दीन साइकिल वाले साहब के हाथों से ये काम हम शुरू करेंगे। रिजल्ट कुछ भी, काम पर बात होनी चाहिए। काम पर आपने क्या किए, इलेक्शन का तर्ज जो है, इलेक्शन की जो रूह है, इलेक्शन की जो हकीकत है कि आपका मुहासबा होना चाहिए कि आपने भी 30 साल का इख्तिदार का मजा चखा है, 30 साल का इख्तिदार का मजा चखा है आपने, उस पर बात होनी चाहिए, नहीं बल्कि अपने वाला और तुपने वाला। अरे भैया आप जब एमएलए थे ना, इन्हीं इलाकों से आप जहां रहते ना, वहां भी आपके मुंह पे काली पोते थे लोगों ने, लेकिन यही गुरुवार का इलाका है जो 2014 में तुम्हारी इज्जत बचाया था और तुम 14,000 की लीड से चुन कर आए थे। लेकिन 2014 से 2019 तक बताओ ये गुरुवार वार्ड में तुमने बता रहे एमएलए क्या दिया, ये माचिस के खोखों को छोड़कर, ये माचिस के खोखे स्टडी सेंटर बोल कर दिए। एक यहां पर है, एक मुकुंदवाड़ी में है और एक खालिद वाली ग्राउंड में। ये माचिस के खोखे बनाकर जो अच्छा शादी हॉल बन सकता था, वो जगह को भी इन्होंने माचिस का खोखा बनाकर स्टडी सेंटर के नाम पे चले। ये 3 स्टडी सेंटर के अलावा आपने गुरुवार वार्ड में क्या दिया? आपने तो दिया नया पूरा इस्लामपुरा पक्के वालों को काम दिया आपने। ये स्टडी सेंटर है, ये देखो, ये स्टडी सेंटर का मतलब क्या है कि यहाँ की बस्ती में बसने वाले सभी गरीब बच्चे यहाँ आकर स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ की बस्ती छोटे छोटे घर है, लाइट पावर नहीं रहती। तो यहाँ पर आसिफ शेख रशीद साहब ने उनकी अपने आमदार निधि से, देखो ये स्टडी सेंटर, जिसको नहीं देख रहा ना वो उठ के देखना, यहाँ पर 3 मंजिला स्टडी सेंटर बना दिए, यहाँ पर कंप्यूटरों की लाइन लगा दिए, यहाँ पर हर वो सहूलत दे दिए, हमारे गरीब बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ेंगे। बताओ देखो यहाँ पढ़ेंगे। और ये स्टडी सेंटर है, ये गुरुवार वार्ड का स्टडी सेंटर है। आप जाकर देखो बकरीदी मस्जिद के सामने वाला स्टडी सेंटर, जाकर देखो। अरे गुरुवार वार्ड के लोगों, अगर तुम में थोड़ी भी गैरत जिंदा है तो जाकर देखो नया पूरा बकरीदी हाजी मस्जिद के सामने का स्टडी सेंटर, हर तमाम सहूलतों से आरिस्ता है। वहां पर कंप्यूटर्स है, वहां पर पावर जाए तो इन्वर्टर का इंतजाम है,
वो हर चीज की सहूलत है। बच्चे आए तो उनको ठंडे गर्म पानी पीने की मशीन है, जिम खाना बना के दिए, क्योंकि वो पक्के वार्ड से चुन कर आए थे ना, तुम्हारी ओर से कहां से चुन के आए थे वो, तो सहूलत भी वही देंगे ना, ये गुरुवार वार्ड में क्यों देंगे? अरे मेरे गयूर नौजवानों, मेरी मां बहनों, खुदारा तुमको होश के नाखून लेने का वक्त है। ये अपना और तुपना अजमियत का वक्त नहीं है। हम एक अल्लाह, एक रसूल, उसको मानने वाले, उस एक रसूल को मानने वाले, जिसने अपने आखिरी खुतबे में अपने हज्जतुल विदा के मौके पे कहा था कि किसी काले को गोरे पर नहीं, किसी अरबी को नजर में फोकियत नहीं, अगर किसी को फोकियत होगी तो उसके दिल पर होगी। तुम्हारे को जात और बिरादरी के नाम से नहीं पूछा जाएगा। अरे ठीक है, अगर हमारा वाला था, तुम्हारे वाला था, तो मैं क्या घंटा वाला था? अरे मैं भी तो दखनी हूं, मैं भी तो दखनी हूं, ओरिजिनल दखनी शेख अब्दुल माजिद हूं मैं। गोली मुझसे क्यों चली? मेरे बड़े भाई को गोली क्यों चली? क्यों वो दखनी नहीं था? ये क्यों ओरिजिनल दखनी था नामपुर का, ये था क्या? हाँ, आज मुफ्ती साहब जेर इलाज हुए, चले गए तुम उड़ा के देखने के बाद। अब्दुल मालिक 2 महीने हॉस्पिटल में जेर इलाज था, 2 महीना कहां थे तुम? तुम्हारी गैरत ईमानी नहीं थी, दखनियत नहीं थी तुम्हारे अंदर। हाँ, अरे किसने मारा, क्या मारा, वो पुलिस तहकीक करेंगी। तुमने फैसले में तुम ही नतीजे में पहुंच गए, तुम्हारे घर पर डब्बा बुला के बैठा लिए। हाँ, तुम आते हिम्मत जुटाते कि मैंने नहीं फायरिंग करा, मेरे भाइयों ने नहीं फायरिंग करे, हम क्या तुम्हारी नटाई दबा दे रहे थे? अरे इन्होंने इनके वालिद मोहतरम की मैयत पर भी सियासत करी, सबूत है, रिकॉर्डिंग है। हमको मना किया गया कि ये खानवादा यूनिवर्सिटी को ये मैयत में नहीं आने देना चाहिए। अरे हर मुसलमान को, एक मुसलमान के ऊपर 3 फराइज, पहला उसके सलाम का जवाब देना चाहिए, और दूसरा अगर ये फर्ज आज जो हालात है, यानी ये हिकमतों भरा दीन है, अगर किसी मुसलमान की मैयत हो जाए तो उसमें शरीक होना, अगर ये सारे मसाइल ना होते ना, तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की मैयत में शरीक होना फर्ज रहता था। लेकिन इन्होंने मैयत में आने, इनके चाचा शेख खलील की टाइम में हमको मैयत में आने के लिए रोक दी। उस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमने बहुत ज्यादा कोई सफाई नहीं पेश करी। उल्टा इन्होंने हम पे इल्जाम लगाए कि खलील दादा के इंतकाल पे इन्होंने जाकर वहां पर हाईवे के पीछे फटाकेबाजी करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह एहसान है, तुमसे कई ज्यादा ईमान हम में मजबूत है। किसी की गम में और मैयत में ये ऐसी हरकत खानवादा यूनुस कभी नहीं कर सकता। लेकिन इनको झूठ बोलने की आदत है। जब शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए, हमने मैयत में जाना चाहा, मेरे वालिद मोहतरम निकल चुके थे, आगरा रोड तक के गालिबन पहुंच चुके थे। मेरा भांजा अरबाज खान यहां पर खड़ा है, उसने फोन लगा के रोका, क्योंकि सब में पहले उसको ही फोन आया था। जावेद मेंबर, साबिक कारपोरेटर जावेद अब्दुल सत्तार, इनके जो चाचा है शेख जलील शेख शफी, उन्होंने उनको फोन करके बोले कि भाई उनको आने मना कर दो, यहां वातावरण खराब हो जाएगा। अरे उनकी मैयत में क्या वातावरण खराब होता था? हम भी उनका अगर हकीकी दर्द होता ना, उनके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए थे, अगर उनका हकीकी दर्द रहता ना, तो हम भी जाके उनका दर्द कम करने की कोशिश करते थे। क्योंकि पूरी रहती जिंदगी में शेख रशीद ने हाजी यूनुस ईसा को मेरे बड़े भाई, जहां भी बैठते थे वो ये बोलते थे कि यूनुस दादा मेरा बड़ा भाई। अरे हम भी जाके बड़े बाप की हैसियत से तुमको तसल्ली देने आ जाते थे मेरे वालिद साहब, लेकिन नहीं, मना करो। और गांव में यही पार्टी घुमाने लग गए। देखे, दादा के टाइम भी मैयत पे नहीं आए थे और शेख रशीद साहब के भी टाइम मैयत में नहीं आए। वो तो अल्लाह का करामत, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, अब दिमाग हमारे पास भी है, ऐसी थोड़ा थोड़ा हमने रिकॉर्डिंग कर लिया और पूरी मीडिया को रिकॉर्डिंग दी।
आज इलेक्शन है, इलेक्शन जैसी बातें होना चाहिए। इन इलाकों के अंदर चमन नगर है, चमन नगर के अंदर जब शेख रशीद साहब एमएलए थे तो यहां की मेरी मां बहनें उनके पास गई और उनसे कहा कि हमारे इलाके के अंदर पानी की बहुत सख्त तकलीफ रहती है और उन्होंने उनसे उनकी शिकायत करे कि यहां पर पानी की पाइपलाइन ला दो और कोई भी हिम्मत से यहां रोड गटर बना दो। मेरी मां बहनों, चमन नगर वालों, याद है ना ये बात कि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं? नहीं तो अब भी जवाबी मीटिंग लेकर आएंगे, 2-4 को खड़ा करके बोल देंगे झूठ बोल रहे। यहां पर ये गए थे और उनको क्या जवाब देकर बोला गया कि ये ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस है, यहां काम नहीं हो सकता, यहां पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। अरे यही बाजी डाली है कि अमृत योजना के अंदर मैंने पाइपलाइन भी लाया, गटर भी बनाया, रोड भी बनाया और खंभे भी खड़े करके लाइट का इंतजाम कर दिया। आप इलाके का नाम दीजिए, मैं काम बताता चले जाऊंगा। यहां से लेकर वहां तक के सिर्फ और सिर्फ मेरे काम है। 3 मेंबर 4 मेंबर चुन के आए थे, हमीदा थी, इसराइल, अजीज पहलवान और मैं खुद माजिद आजी। ये 4 मेंबर चुन के आने के बाद ये चारों मेंबर ने खड़े रहना यहां पर और अपने अपने काम बताना कि इन्होंने ये इलाके में कहां काम करे, कौन सा इलाके में काम करे, कहां काम करे। गधे के सर पे से सिंह भी जितनी स्पीड में नहीं गए होती उतनी स्पीड से याद है चुप चुप बुक तो या आ वाला पाव वाला ये वाला वो वाला सब गायब हो। काम साल 5 साढ़े 7 साल का अरसा हो चुका है। मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, आप लोगों के सुख दुख में खड़ा हूं, आपकी हर वो तकलीफों में खड़ा हूं। मेरी मां बहने जुमा के दिन अगर यहां से पावर चले जाती है मुझे फोन करते, कोई आती शेख रशीद खालिद हाजी को नहीं फोन करते, वो मुझे फोन करके बोलती और तुरंत मैं यहां पर काम करता हूं। हाजी कमरुद्दीन साइकिल वाले साहब, अगर 3 से 4 दिन अगर कोई गटर साफ करने वाला नहीं आता तो उनसे जाकर पूछ लो। हाजी सादिक साहब ये मेरे सरपरस्त है, ये लोगों से पूछ सकते हो आप कि ये इनको छोटी छोटी तकलीफ में ये किसको फोन करे, मुझे फोन करे और दूसरे फोन पे इनके काम करते। दोस्तों, काम की बुनियाद पर इलेक्शन होना चाहिए और जिसने काम किया है ना उसके साथ रहना चाहिए। अरे मुफ्ती साहब मेरे लीडर है, वो 5 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए रहे, हम उनकी क़यादत में चले, मैंने उनसे 50 लाख रुपए का बजट लेकर आया, तो कैसे बोलते कि आप उनका हक नहीं है वोट देना, जब उनका वक्त आएगा तब दे देंगे, माजिद आजी का वक्त आएगा तब दे देंगे। अरे मैं तो उनकी नुमाइंदगी यहां कर रहा ना, मैं है ना आपके लिए, आपके बीच में। आपको कभी एमएलए की जरूरत पड़ने दिया क्या? आपके पुलिस स्टेशन के मसाइल, आपके हॉस्पिटल के मसाइल, आपके बॉम्बे के हॉस्पिटल के मसाइल, आपके हैदराबाद के हॉस्पिटल के मसाइल, जहां जहां आपको एक एमएलए की नुमाइंदगी की जरूरत महसूस होगी, मैं से कहीं 100 नाम लेकर आपको गिना सकता हूं कि मैंने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का किसको लेटर लाकर नहीं किया, किसका उनके फोन पे तहसील का, परान का, हर सरकारी दरबारी काम मैंने मुफ्ती साहब का वहां से नहीं करवा दिया। मैं आप लोगों को नाम लेकर बता सकता हूं, जब मैंने उनकी नुमाइंदगी किया, मैंने यहां पर उनका ही नाम से वो हमारी लीडरशिप में हम चले, तो फिर क्यों नहीं? उन्हीं के हस्ते तो मैं यहां पर काम कर रहा था ना 7.5 साल से। आपके हर वो मसाइल, आज कारपोरेशन का बॉडी खत्म होने 2 साल हो चुका है। ये 2 साल खत्म होने के बाद भी मैंने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बजट लेकर आया और अभी काम डाला है, काम चालू होने वाले सारे ये सब काम तो मैंने करके किया ना। कौन सा खालिद आजी था, कौन सा शेख आसिफ था, कौन था मुझे बताओ तो सही। तुम्हारी ये जो सीमेंट रोड पे तुम बैठे ये मैंने बनाया, पीछे वाली सीमेंट रोड मैंने बनाया, ये चमन नगर की ये गली वाली सीमेंट रोड मैंने बनाया, ये पीछे की अहमदिया मस्जिद वाली ये अय्यूब नगर मेन रोड, अय्यूब नगर, अमनपुरा, इसी तरीके से गांधी नगर, चमन नगर, शब्बीर नगर, कोई एक इलाका तो बोलो जहां मैंने काम नहीं किया? कोई एक इलाका है जहां मैंने काम नहीं किया? पूरा मुकम्मल 100% मैंने आप लोगों को काम करके दिया। तो जब आज हमने काम किए ना तो आज हमारा सिला मांगने का वक्त है आपसे। एक किसान साल भर मेहनत इसलिए करता है कि उसकी जब फसल कटे
तो उसको उसकी उजरत सही ढंग से मिले, उसको उसका मेहनताना सही ढंग से मिले। अरे हमारी क्या भूख है, हमारी क्या चाहत है? हमारी भी चाहत यही है ना कि हमने 5 साल आपके काम किए, आपके दुख को अपना दुख समझा, भले सुख को सुख नहीं समझा, लेकिन आपके दुख को दुख तो समझे ना। तो ये दुख का स्वास्थ्य, ये दुख का सिला हमको आप दो। आज हमारे लीडर को, हमारे पतंग निशान को आप वोट दीजिए। इतनी ये बात आप लोगों से करना है, अभी बात बाकी है, खत्म नहीं, समझे? ये रिक्शा जो निशानी आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और जो चतरे का गाना बजा के बच्चों को नचा रहे, ये नाजेबा हरकत इन्हीं से बही है। ये सारी हरकत जो चतरा का गाना लाकर बजा रहे, ये गाने का मतलब क्या है? कामा वो जाइला उसी ने जाइला, बग वही रिक्शा वाला, काम पे जाना है, देर हो रही है, रिक्शा लगा झक मारा। ये गाने का मतलब है, ये मैं नहीं बोल रहा। और ये गाना बजा रहे और हमारे बच्चे नाच रहे, ये हमारी तहजीब है, ये हमारी तहजीब है। ये रिक्शा, हमारे लोग भाई बोलते हैं ये रिक्शा MH 41 नहीं, ये MH 4 है। ये रिक्शा देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी के खासुल खास RSS की पैदावार, नागपुर जो हेडक्वार्टर है ना RSS, मालूम ना RSS कौन? जो मुसलमानों की दुश्मन, वो खाकी चड्डी वाले, वो RSS का हेड देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का नायब वजीर आला, ये उसके पंटर है। ये गुरुवार वार्ड है, यहां पर दवा खाने की भी जरूरत होती ना तो मेंबर को फोन लगाते। अगर पुलिस स्टेशन में मामूली सा भी कोई झगड़ा हो जाए ना तो मेंबर को फोन लगाते। क्यों मेंबर को फोन लगाते? क्यों? क्योंकि तुमने उसको वोट दिया है, तुम उसको हक जताते कि चल दवा खाने में हमारे साथ चल, पुलिस स्टेशन में हमारे साथ चल, तो इसलिए फोन लगाते। अब आसिफ शेख रशीद ने जब अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, जब तफ्तीश शुरू हुई, तहकीकात शुरू हुई, हमको क्या मालूम कि किसने गोली चलाया, लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो पहला नाम आता मंसूर शेख बशीर। ये शेख रशीद के बड़े भाई है, शेख रशीद शेख शबी बशीर शेख शबी, पहला नाम। दूसरा नाम आता अकरम शेख बशीर, ये मंसूर का बड़ा भाई। तीसरा नाम आता एहसान शेख रमजान, ये तीसरा नाम। इनकी पूरी खानदान, ये शेख रशीद के छोटे भाई है शेख रमजान, मरहूम शेख रमजान। पुलिस की तफ्तीश तहकीकात में ये नाम आया, हमने कोई फिरियाद नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में जाके पूछ लेना, गुरुवार वार्ड के लोगों, मेरी मां बहनों, हमने कोई पुलिस को नाम नहीं दिए कि शेख आसिफ ने गोली चलाया, कि इसने चलाया, कि उसने चलाया। हमको सब मालूम था, हमको बता भी दिया गया था कि तुम पे गोली चलने वाली है, लेकिन बोलते ना चलती बंदूक के हम दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे। हर हाल में हर बात बोलेंगे का हमारे ध्यान रखे, मारना है जब चाहे मारो, अकेले घूमते हम, गोली खाने के बाद भी अकेले घूमते। तो ये पुलिस की तफ्तीश जब चली, जब इनके घर के तीनों लोग आ गए, अरबाज 27 मई की रात थी ना, 27 मई की रात थी, इतवार का दिन था, पीर में ढल रहा था जब अब्दुल मालिक साहब के ऊपर फायर हुई और तफ्तीश शुरू हुई। जब इनके घर के नाम आए, पुलिस ने इनके ऊपर जब शिकंजा कसी, तो इनसे भी तफ्तीश हुई आसिफ शेख रशीद से कि भाई आपका भी ना, आपकी भी तफ्तीश होगी। जब इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली गई, पुलिस ने तो कॉल रिकॉर्ड को उठा के रख दी रत्ती में और इनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन बोलते ना एक अदालत ऊपर वाले की भी, उसके घर देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं। जब कोर्ट ने सबके बयानात देखी और इनकी कॉल हिस्ट्री देखी, तो जो इन्होंने आसिफ शेख रशीद ने बयान दिए थे कि जब अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, उस रात में 11:30 बजे मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं सो चुका था और सुबह उठने पे मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा वाकया पेश आया, अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई। कोर्ट ने जब इनकी पूरी कॉल हिस्ट्री देखी
तो दोस्तों ये 11:30 बजे से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन और 11:30 से लेकर सुबह के 12 बजे तक के इनका फोन चालू। हाईकोर्ट ने पूरी नोटिस अंडरटेकिंग करके ये चीज लोकल पुलिस स्टेशन को भेजी कि ये जो आदमी बोल रहा है ये झूठ बोल रहा, इसका बयान और इसका मोबाइल कुछ और बोल रहा, ये सो रहा होगा या इसका मोबाइल दूसरे लोगों ने वापरे होंगे। अब जाकर तुम ही तफ्तीश करो कि इसके मोबाइल का क्या मान है। जब इनकी तफ्तीश शुरू हुई और इनके कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक के 5 दफे एक नंबर पे बार बार कॉल किए गए। जब मालूम पड़ा, पुलिस ने कॉल लगा के वो नंबर चेक करी कि ये नंबर है किसका, तो मालूम पड़े इनके साथी अब्बा का नंबर था। देवेंद्र फडणवीस वही नरेंद्र मोदी के चहीते बीजेपी के नायब वजीर आला। अरे तुम राष्ट्रवादी में थे, शरद पवार की पार्टी में थे, तुम शरद पवार को फोन लगाया था ना, वो बीजेपी के वजीर आला को क्यों फोन लगाए तुमने? ये तुम्हारी नीयत साफ है कि तुम बीजेपी के एजेंट है। तुम बीजेपी के बोलने पर यहां पर खड़े हुए क्योंकि पूरे नेशनल मीडिया, सऊर खान साहब यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लेना, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ये बोल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बनाएगी, 2-3 जो आजाद लोग चुनकर आएंगे वही खेल बिगाड़ेंगे और वही हुकूमत में शामिल होंगे। इनको 10 करोड़ रुपया पार्टी फंड, सोनार का 5 करोड़ रुपये का लड्डू और कुछ 25 करोड़ रुपए के रोड गटर के नाम पे ऐसा सुरखाब के पर वाले आसिफ शेख रशीद साहब को देकर आपके बीच में भेजा। अरे इनके तो कांग्रेस हाथ पांव जोड़ रही थी कि टिकट ले लो, ये वो छोड़ कर आए। दोस्तों और कितनी बातें इनको साबित करोगे ये बीजेपी के एजेंट। हमें पुलिस की तरफ से सिग्नल मिल चुका है, लेकिन एक मोहब्बती रियायत रहती जो 2-5 मिनट बोल सकते। मैं अपनी आखिरी बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि दोस्तों आज पूरे शहर के अंदर, साहब ये तुम्हारे लिए भी बोल रहा, जागरूक तो कर रहा मैं लोगों को। नशे बैठो आज पूरे शहर में गुरुवार वार्ड की ये पट्टे में नशे की महामारी है। आज गोली, कुत्ता गोली नामी गोली जो है ये हमारी नौजवान नस्लों के अंदर घुस चुकी है। आज हमारी नस्लें ये गोली खाकर हमारी नस्ल बर्बाद हो गई। मेरा आपसे एक छुट्टा सवाल है, वोट आपको देना है, मुफ्ती साहब को दो, एजाज बेग को दो, आसिफ साहब को दो, चलो जाओ किसी को भी दो, मैं आपको नहीं बोलता, लेकिन वोट एक अमानत है। आप कुछ सोचकर समझकर वोट देना है। आज आप देखो इन इलाकों में जो नशे का कारोबार चला रहे, इन इलाकों में जुए सट्टे का ही कारोबार चला रहे, इनके पीठ के पीछे कौन खड़ा है? तुम गौर कर लेना, उसके बाद जाकर जो तुम समझना है, ये ईमान की गैरत और मजबूत ईमान की तुम्हारी वो रहेगी कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। अगर तुम बुराई को मुंह से नहीं रोक सकते, हाथ से नहीं रोक सकते, तो मुंह से बुरा बोलो, और बुरा भी नहीं बोल सकते तो दिल में बुरे को बुरा समझो। और जमहूरियत ने तुमको हक दी है कि तुम 4x4 के अंदर जाकर अपनी हक राय का इस्तेमाल कर सकते। वहां तुमको अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला नहीं, ना कोई आसिफ शेख रशीद आएगा देखने, ना कोई माजिद आजी आएगा देखने। तो आपको अपनी ज़हन की फिरासत खोलकर अपनी हक राय का अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको वोट देना है। हमारा निशान पतंग है। अगर आपकी जमीन की आवाज आपको अगर झिझोड़ी मेरी बात से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की साथ से मुझे इतनी यकीन है कि आप लोग जरूर पतंग का निशान 5 नंबर वाला बटन दबाएंगे। पाक पंजतन का 5 नारा, एक नादरा है हक ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अस्सलाम वालेकुम।